हाँ हाँ, मैंने बोल दिया। हाँ, आज से लोग आए होंगे, भेज देंगे बस। मैंने बोल रखा है, फिर से बोल देता हूँ। मैम, आरपीएस और एमपीएस केमिकल काइनेटिक्स के जल्दी से भेज दो, है ना। हाँ भाई, लास्ट क्लास का जरा टॉपिक बताना। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? इंटेंसिव एक्सटेंसिव? ये तो नहीं पढ़ाया था ना, प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस? हाँ। तो आप लोगों का रिजल्ट आ गया, तो क्या रिजल्ट रहा? 661। बाकी लोग, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 600 के ऊपर नंबर आए? 600 से ऊपर दो, 600 से ऊपर। गर्ल्स में किसी की नहीं? 500 के ऊपर कितने लोग हैं? 500 के ऊपर, अच्छा 500 के ऊपर है लोग। हम्म। हम्म। ठीक है। तो चलो बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर हम लोगों ने कल किया था। तो पहले लेक्चर में सिस्टम पढ़ाया था, सराउंडिंग पढ़ाया था, बाउंड्री पढ़ाया था, टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ाया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इतना साइज खत्म कर दिया था, है ना। तो आज हम लोग इसी के आगे चलेंगे। आज उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा। तो आप सभी बच्चे क्लास के नोट्स को रिवाइज जरूर करते रहिएगा थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, क्योंकि टॉपिक जो है आगे की ओर भागता रहेगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक आते रहेंगे। तो उनकी बेसिक मीनिंग हमें याद रहे, क्योंकि वो बेसिक मीनिंग क्वेश्चन में लगेगी। कोई फार्मूला नहीं होता थर्मोडायनेमिक्स में, फार्मूले के साथ साथ उसके जो पॉइंट हैं वो लग रहे होते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि यार फार्मूला है तो फार्मूला यूज होगा, तो हम फार्मूले पर फोकस रखते हैं। मगर थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम यह है कि फार्मूला यूज नहीं होता है, फार्मूले के साथ उसकी थ्योरी भी यूज हो रही होती है। तो दोनों बातों पे हमें ध्यान रखना होगा। तो वो सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। कैसे क्या करना है वो मैं बता दूंगा। हाँ, और B3 वाले बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। कल शायद 2-3 बच्चे, कल ही आए थे, हाँ कल मुलाकात हुई थी उनकी, शायद 1-2 क्लास कल कैंसिल भी हुई है। B3 वाले ही बता रहे थे, सैसे आप ही लोग बता रहे थे ना मुझे कल। हाँ, तो आप लोग भी पढ़ाई करते रहे, सब लोग करते रहे, ठीक है। और हम लोगों के लिए बात करो या मेरे लिए बात करो, तो मेरे लिए सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो। मुझे तो याद भी नहीं रहता 1 वाला कौन सा बैच है, 2 वाला कौन सा है। मैं बस ये पूछता हूँ ऊपर वाली फ्लोर में क्लास है कि नीचे वाले फ्लोर में क्लास है, क्योंकि 1 क्या, 2 क्या, 3 क्या, हमें तो पढ़ाना ही है और हर बच्चे को पढ़ाना है। तो 1 नंबर लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मगर आप लोग सब लोग मेहनत करते रहो, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, सर्दी इस समय ज्यादा है, ठीक है। 15 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, बहुत तो ज्यादा नहीं है मगर हाँ ठीक सर्दी है। दिल्ली में इस समय 7 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 7 तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से जस्ट डबल है, यहाँ से जस्ट डबल है।
और मेहनत का काम है, ऐसी बात नहीं है, सुबह जल्दी उठना, आना, क्लास करना, मगर ये सारा मेहनत आप कर रहे हो तभी आप डॉक्टर भी बन रहे हो। और इसी वजह से मैं कभी किसी बच्चे से नहीं कहता कि आप इलाज फ्री में करो। मैं कह रहा हूं ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम फ्री में करो, तुम जितना पैसा ले सकते हो उतना लो, क्योंकि तुमने जिन रातों में लोग, जिन सुबह में लोग रजाई में घुसे रहते थे, उस समय तुम मुंह हाथ धो के तैयार होके क्लास में बैठे हो, तो उसका पैसा नहीं लेंगे। जो वो 24 घंटे मेहनत कर रहा है, जिस समय उसको एंजॉय करना चाहिए, न्यू ईयर मनाना चाहिए, बाकी चीजें करनी चाहिए, और उस एज में अपने मन में इतना कंट्रोल भी नहीं रहता है। भाई इस एज में मन में थोड़ी कंट्रोल रहता है, दिमाग से थोड़ी बच्चा काम कर पाता है, फिर भी उसने अपने दिमाग मन में कंट्रोल किया और इतनी सारी मेहनत की, तो यार डॉक्टर बनने पर वो पैसा क्यों नहीं लेगा? कैरियर बना रहा है, इतनी मेहनत तुम कर लेते, तुम बन जाते, तुमको किसने मना किया था? मगर तुम नहीं कर पाए, इसीलिए तो नहीं बन पाए। तो यदि ये बच्चे बन रहे हैं तो बिल्कुल ले। कोई कहता रहे इस डॉक्टर की इतनी बड़ी फीस है, मैं कहता हूं 10,000 रुपए और ज्यादा ले ले। क्यों नहीं लेगा भाई बताओ? वो उस समय पढ़ाई कर रहा है, फिर उसके बाद भी पढ़ाई कर रहा है, और तुम कह रहे हो नहीं यार वो फीस ज्यादा ले रहा है? तुम भाई यदि वो इतना नॉर्मल काम था तो तुम ही कर लेते, तुम नहीं कर पाए हो ना, इसका मतलब टफ होगा। ये दुनिया नहीं कर पा रही तो टफ ही होगा। अब इतना टफ काम करके आप कह रहे हो कि नहीं वो पैसे भी ना ले, ऐसे कैसे? हाँ वो उसकी प्रॉपर्टी है कि मान लो वो 2 घंटे अपना फ्री में भी देख रहा है, तो वो उसकी इंसानियत है, मगर यदि वो ले रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, उसको लेने का हक है, उसने इतनी मेहनत की है। तो आप लोगों को सारे हक है, आप थोड़ी सी मेहनत और कर लो, जो 4-5 महीने बचे, क्योंकि किसी के 500 नंबर आ रहा है, 550 नंबर आ रहा है, 600 आ रहा है, इसका मतलब ये सारे लोग रेस में है। क्योंकि जिसके 500 आ रहे हैं तो उसने ध्यान दो जाके, उसने 625 तक का पेपर कर रखा होगा या 650 तक का पेपर कर रखा है। तो यार 500, 450 ये नंबर आ रहा है तो उसने 600 का पेपर कर रखा है, इसका मतलब उसको 600 नंबर के पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन है। बस प्रॉब्लम क्या थी, 10-15 क्वेश्चनों में उसने या तो सिली मिस्टेक की है, या जो इंफॉर्मेशन है वो आधी अधूरी है, बस उसी को तो पूरा करना है। और जैसे ही पूरा कर देंगे हम 600 की रेस में आ जाएंगे, 600 650 की रेस में आ जाएंगे, और हमारे पास इनफ टाइम है इन सारी चीजों को करने का। ऐसा भी नहीं कि टाइम कम है, टाइम बहुत होता है। एक महीने आप 9-10 घंटे पढ़ के तो देखो, बहुत टाइम होता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो जोश होता है वो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। एक रिदम बनता है, जोश आता है, मोटिवेशन मिलता है, मगर वो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो जोश आपके अंदर से आए। जब आपके अंदर से आएगा ना तो नहीं खत्म होगा, हम जगाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो वो आपके अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है। उसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोच के चलो कि हमें ये चीज अचीव करनी है। और देखो जोश पैसा ज्यादा दिलाता है ना? ये कोई जोश नहीं दिखा, नहीं हम फ्री में लोगों को देखेंगे, ये जोश नहीं होगा, और यदि ये होगा भी तो 1 ही 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मगर ये जोश जरूर दिखाएगा कि नहीं यार मुझे तो ये चीज चाहिए, मुझे तो पर्सनल कार चाहिए, कि हाँ भाई पर्सनल BMW मेरे पास होनी चाहिए, पर्सनल मर्सिडीज बेंज की कार मेरे पास होनी चाहिए, या पर्सनल ये चीज होना चाहिए, वो आपको मोटिवेशन देगा। हाँ यदि आदर्शवादी बातें करनी है तो बात अलग है, मगर वो सिर्फ बातें ही होती हैं, काम नहीं होता है उनमें, काम हमेशा उसी पर होता है। तो आप लोग पूरी जान लगाओ, नंबर कम आ रहा है तो एनालाइज करो कहाँ कम आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, और पूरी ताकत झोंको। इतनी मेहनत कर रखी है तो 2-4 महीने और मेहनत कर लो, और पूरी ताकत झोंक के एक बार सेलेक्ट हो जाओ। और जिस साल सेलेक्ट हो जाना, मैं कह रहा हूं उस साल बैक भी लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं यार हमने बहुत मेहनत की, हम इस 5-4 महीने पढ़ेंगे ही नहीं, आने दो बैक, आज आने दो बैक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी डॉक्टर की डिग्री में लिखा देखा कि मेरी पहले साल बैक है, मेरे पास मत आना। तुमको क्या पता जी जितने डॉक्टर बैठे सबकी बैक लगी होगा, तुम्हें क्या पता? तो एक आध बैक भी लग गई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत बड़ा फर्क है। ये जितनी मेहनत की है इसमें 0 का मल्टीप्लाई आता है, और बैक एक लगने में मल्टीप्लायर बस डिक्रीज होता है, 1 की जगह 0.8 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें 40 लाख रुपए की पहली जॉब मिलनी थी, 30 की मिल जाएगी,
क्यों? क्योंकि हम 2 बैग खा के बैठे हैं, 3 बैग खा के बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो तो नहीं है। अभी सिलेक्शन ना हुआ तो तुमने 2 साल 3 साल 4 साल जो मेहनत की है सब जीरो है, सब जीरो है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप आगे मस्ती कर लेना यार, कॉलेज में कर लेना, 1-2 बैग मार लेना, ऐसी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। उससे क्या है, फ्यूचर में थोड़ा सा चेंज आएगा, जीरो नहीं होगा, अभी जीरो हो जाएगा, अभी जीरो होगा। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन करो चीजों का कि हमें क्या करना है। तो ये जो 4 महीने हैं आपके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसमें तुम अपनी पूरी ताकत झोंको, जितनी झोंक सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। तुम्हारा मन करे तो उसके तुरंत बाद मक्कारी भी शुरू कर देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यार 4 साल पहले पूरा एमबीबीएस कर लो, फिर वो करो, फिर मक्कारी करो। अरे तुम अभी कर लेना यार, 1 सेमेस्टर मक्कारी कर लेना, बैक मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पेपर बाद में दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप थोड़ा दिमाग लगा, मेरा कहने का मतलब दिमाग चला के काम करो, दिमाग चला के काम करो। तुम्हें मन कर रहा है, ठीक है, ये सह लो कि नहीं यार इस 4 महीने मुझे मेहनत करनी है, मतलब एक दिमाग में बना लो कि 4 महीने कर लेते हैं, उसके बाद हम इतनी मेहनत कभी नहीं करेंगे, और मत करो। मगर आपका कैरियर तब भी बनेगा, आप डॉक्टर तब भी बनोगे, अच्छे डॉक्टर तब भी बनोगे। अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी यदि हमने कम की तो वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, सारी मेहनत सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो सब लोग कोशिश करो, दिमाग यूज करो और दिमाग के साथ उसको काम करो। मैं कभी नहीं कहता कि पढ़ाई कोई अच्छी चीज है, मैंने कभी नहीं कहा है कि पढ़ाई अच्छी चीज है करनी चाहिए, नहीं। पढ़ाई सारे लोग मुसीबत में कर रहे होते हैं कि नहीं यार कैरियर बनाना है और इससे आसान तरीका नहीं है। आप चेक कर लो, जितने भी पैसे वाले हैं उनका कोई भी लड़का लड़की पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि वो पैसे वाला है तो उसको दूसरी तरह से कैरियर बनाना आता है। वो क्या करेगा, अपना बिजनेस खोल लेगा। किसी भी पैसे वाले का बच्चे बता दो जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैंक में काम करता हो, मुकेश अंबानी का करता है कि सचिन तेंदुलकर का करता है, या अक्षय कुमार का करता है, सलमान खान का करता है, शाहरुख खान का करता है। अच्छा अब यार देखो, अब किसको पता है कि नहीं है, तो चलो अच्छा सलमान खान का नाम हटा देता हूं। तो किसको पता है नहीं। आप नेताओं को देख लो, एक नेता बता दो जिसका लड़का डॉक्टर इंजीनियर हो। हाँ तो कौन डॉक्टर है इंजीनियर है? नहीं, किसी का नहीं है। और यदि मेरे से कोई कहे कि गलत है, नहीं सही है, भाई मेरे बाप के पास खरबों रुपए हैं, तो हम डॉक्टर बन के 50 लाख क्यों कमाएंगे, 1 करोड़ क्यों कमाएंगे यार? उस करोड़ों रुपए से अरबों रुपए बनाएंगे। भाई इंसान है, दिमाग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 4,000 करोड़ रुपए हैं, मगर हम क्या करेंगे? 1.5 करोड़ की डॉक्टरी वाली जॉब करेंगे। बेवकूफ थोड़ी ना है। 4,000 करोड़ रुपए है, 2,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे, उसको 10 करोड़ 10,000 करोड़ बनाएंगे। तो वो क्यों पढ़ेगा इंजीनियर और क्यों पढ़ेगा डॉक्टर और क्यों 9th पास होगा? भाई लोग कहते हैं कि वो 9th, अरे भाई क्यों पास हो, एक रीजन बताओ कि नहीं पास होना चाहिए, क्यों पास हो? भाई नेता बनने के लिए तुमने ये तो लगाया नहीं है कि ग्रेजुएट होगा तभी टिकट मिलेगी, तो फिर हम क्यों पास हो फर्जी में? हम उतनी मेहनत इधर करेंगे, प्रोग्रेस कर लेंगे, अच्छा नेता बन जाएंगे। देखो 9th होके भी अच्छा नेता है वो, मतलब अपने उसने करियर बना लिया ना, अपने पिताजी की विरासत को टेक ओवर कर लिया, बना ले गया। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? तो मैं ये कह रहा हूं कि इमोशन नहीं, थोड़ा सा इस नाम, ये जो चीज है इसको चलाना होता है। ये तो लोग हैं फर्जी में, ये जो नेता होते हैं जितनी बातें बोलते हैं उनमें से कोई चीज नहीं करते, अंदर कुछ अलग ही गेम चल रहा होता है। तो उसी तरह से आपका भी है, आप बस ये 4 महीने पढ़ाई करो, इसके बाद बिल्कुल ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर बनोगे ही बनोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। आप देखते हो सारे इंजीनियर की बैक क्यों लगी होती है? क्योंकि उनके पास इस बात का दिमाग होता है कि करना कैसे है। आप चेक करना, वो पहले साल सब बैक लेके बैठे होते हैं, 2 4 6 10 20 25 को छोड़कर, हाँ सब बैक लेके बैठे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, उनको पता है कि एक भी बैक लग गई ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने जेई निकाल दिया है, एक बैक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस साल थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं,
और उस साल उन्होंने बहुत मेहनत की। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं, आपके 8 सेमेस्टर में यदि 2 में भी बैक आ जाए, 3 में भी आ जाए, तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, डॉक्टर मस्त बन के निकलोगे और मस्त पैसे भी मिलेंगे। मगर अभी यदि 1 नंबर भी कम हुआ ना, तो भाई डॉक्टर में एमबीबीएस नहीं देगा, और एमबीबीएस नहीं देगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारी मेहनत, मतलब बचपन से आज तक की मेहनत 0 हो जाएगी। तुमको लगता है कि तुमने अभी मेहनत की है, 2 साल प्रिपरेशन की है, नहीं, 13-14 साल प्रिपरेशन की है। 13-14 साल की प्रिपरेशन 0 के आसपास आ जाती है। तो अपना बेस्ट दो, अपनी पूरी मेहनत लगाओ, मन पे कंट्रोल करो कि नहीं यार सिर्फ 4 महीने की बात है, जग लेते हैं, नहीं यार 4 महीने की बात है, कर लेते हैं। इसके बाद ये सब सूद समेत वसूलेंगे। ये भी नहीं कह रहा कि वसूलो नहीं, डायरी में लिख लो कि सब सूद समेत वसूलेंगे। आज 4 घंटे सो रहे हैं तो 16 घंटे सोऊंगा, रोक एक बार भी नहीं रुकूंगा, 16 घंटे सोऊंगा। आप सूद समेत सारी चीजें वसूलो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कब क्या करना है। तो चलो अब पढ़ाना शुरू करता हूं। मेरा काम रहेगा समझाना, मैं वो करता रहूंगा, आपको मैं जगाता रहूंगा कि कब क्या करो, बाकी करना तो आपको ही है। हाँ भाई आ जाओ, आपस में बात करने का तो बहुत टाइम मिलता है यार तुम्हें। कितनी बार समझाया है कि मेरे भाषण सुनने के पैसे दिए तुमने? अच्छा, हाँ बेटे बिल्कुल बताएंगे, अभी पूछ लेना, है ना। चलो अब टॉपिक को चालू करते हैं, ठीक है, टॉपिक को चालू करते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस एंड स्टेट वेरिएबल क्या होता है, तीनों बातें बताते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज जो है ना, साइंस की लैंग्वेज टफ है, मगर उन्होंने टफ इसीलिए बनाई है कि लोग छटते चले जाएं, नहीं तो बहुत फर्जी फर्जी बातें होती हैं। छोटी छोटी बातों को वो इस तरह लिख देते हैं ना कि डर लगने लगता है। अब देखिए प्रोसेस का मतलब क्या है, गौर समझिएगा। प्रोसेस का मतलब होता है कुछ होना। आप कुछ कर रहे हो बस प्रोसेस है, जैसे मैं बोल रहा हूं प्रोसेस है, आप लिख रहे हो प्रोसेस है, ठीक है, कोई ताड़ रहा है प्रोसेस है, कोई पार्क में बैठा है प्रोसेस है, कोई पानी पी रहा है प्रोसेस है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो प्रोसेस है, हाँ फोन आ रहा है प्रोसेस है। तो कुछ भी होना प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। अब देखना इन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ के हम भी डरेंगे, तुम भी डरोगे। तो प्रोसेस का मतलब क्या है, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। अब गौर सुनते जाओ, अभी वो भी पढ़ेंगे मगर 2 मिनट बाद। अब जैसे मैं हूं, मैं पढ़ाने से जस्ट पहले मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे आपने चेक किया कि हाँ भाई वेट 72 किलो है, हाइट 5.9 है, एनर्जी 100 जूल है, आपने, ये मेरा डाटा हो गया। ये जो डाटा है इसको बोलते हैं स्टेट। भाई मैं सिस्टम हूं, तो ये स्टेट का मतलब क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो मेरी क्या प्रॉपर्टी है, हाँ मेरा वजन कितना है ये है, मेरी हाइट कितनी है ये है, एनर्जी कितनी है ये है। अब मैंने 5 मिनट बोला, तो 5 मिनट बोलने के बाद फिर चेक किया डाटा, वेट अभी भी 72 है, हाइट अभी भी कम नहीं हुई है, उतनी है, एनर्जी 90 रह गई। कोई एक वैल्यू वैल्यू चेंज हो गई ना, तो एक वैल्यू चेंज होने का मतलब है नई स्टेट आ गई। पहली स्टेट क्या थी, ये 72, 5.9, 100, अब आ गई 72, 5.9, 90। तो कोई एक वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं नई स्टेट आना, साइंस की लैंग्वेज में नई स्टेट आना। क्यों, क्योंकि जब तुम कुछ करोगे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी में तो चेंज आएगा ही आगे। है, आप लगातार टीवी देखते हो तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, कमजोर हो जाती है, कुछ चीजें देख के बच्चों की आंखों में ताजगी भी आ जाती है। अरे मतलब यार मैं पढ़ा रहा हूं, ये कुछ भी सोचने लगते हैं। हाँ, तो जरा देखो, ध्यान दो। तो क्या हुआ, मतलब जब कुछ होगा, प्रोसेस होगा, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर चेंज होगी। प्रॉपर्टी चेंज होने को ही वो क्या कहते हैं, स्टेट चेंज होना। स्टेट का मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि वो लिखेंगे ना तो डरावना लिखेंगे और फर्जी चीजें लिखते हैं। अब मेरी 4 चीजें थी, उसमें से एक चेंज हो गई, इसी को कह देते हैं स्टेट चेंज होना। इसी को क्या कह देते हैं, स्टेट चेंज होना। तो कुछ होने को प्रोसेस कहा जाता है,
और जब भी कोई प्रोसेस होगा, मतलब जब कुछ होगा, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी में चेंज जरूर आएगा, जरूर आएगा। ना तो आप अभी अपने घर जाइएगा, ठीक है, मम्मी से लड़ जाइएगा, जहां दो थप्पड़ पड़े देखना प्रॉपर्टी में चेंज, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, धड़ से बढ़ जाएगा। हाँ, मम्मी तक सीमित, कोई पापा से ना मिल जाना, नहीं तो जूते ही पड़ेंगे। हाँ, तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वजन भी बढ़ जाएगा, सूझ। तो देखिए, अब मजाक खत्म करके वापस टॉपिक पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी, प्रोसेस का मतलब क्या है? कुछ होना, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। जब कुछ होगा तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, और उस चेंज को बोला जाता है नई स्टेट आना, नई स्टेट आना। अब देखो साइंस की लैंग्वेज में ये कितना खतरनाक तरीके से लिखा जाता है। देखो, इट इज एन ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के प्रोसेस को, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के प्रोसेस, सॉरी, जाने के ऑपरेशन को प्रोसेस कहते हैं। अब लगा है कुछ बड़ा पढ़ाया है ना? फर्जी बात है, कुछ हो रहा है, प्रोसेस है। अब कुछ होगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा यार, और कुछ चेंज आना ही स्टेट चेंज है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ प्रोसेस। टाइप ऑफ प्रोसेस का मतलब समझो, जब कुछ होगा तो मैंने किसी एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट किया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, मेरा मास चेंज नहीं हो रहा है, मेरी हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई प्रॉपर्टी मेरी कांस्टेंट है, एनर्जी में चेंज आ रहा है लगातार, मगर मास चेंज नहीं हो रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस मास कांस्टेंट है। मतलब ये प्रोसेस कांस्टेंट मास पे चल रहा है कि नहीं? मेरे मास में नहीं चेंज आ रहा है। तो कोई प्रोसेस जब होगा तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी। तो टाइप ऑफ प्रोसेस में क्या करते हैं, इसके बेसिस पे प्रोसेस का नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। प्रोसेस इज जनरल थिंग है, कुछ होना प्रोसेस है। अब कुछ होते समय यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस का नाम रख दिया गया आइसोथर्मल प्रोसेस। कुछ होते समय प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस। कुछ होते समय वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस। कुछ होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। और यदि मान लो कुछ ऐसे हो रहा है, गौर सुनिएगा, वेट 72, हाइट 5.9 और एनर्जी 100, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 10 मिनट पढ़ाया, एनर्जी 90 हो गई। फिर मैंने क्या किया, एक गिलास पानी पिया, फिर से एनर्जी 100 हो गई। अब बताओ, डाटा फिर सेम हो गया है ना? तो जो इनिशियल स्टेट थी वही फाइनल आ गई, डाटा सेम आ गया, मगर प्रोसेस तो हो ही चुका, 10 मिनट में पढ़ा ही चुका हूं। दो प्रोसेस किया, 10 मिनट पढ़ाया और पानी पिया, वो भी तो प्रोसेस है। दो प्रोसेस किया मगर इनिशियल और फाइनल सेम है। तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कह देते हैं, कि जो पहला डाटा था, इनिशियल स्टेट थी, प्रोसेस होने के बाद फिर से वही स्टेट आ गई, तो इसको बोल देते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और इसको लैंग्वेज में समझाने के लिए हम बताते हैं कि जिस पॉइंट पे चला उसी पॉइंट पे आ गया। पॉइंट आने का मतलब स्टेट सेम होना, स्टेट मतलब डाटा, डाटा सेम होना। तो जरा देखो, प्रोसेस क्या होता है? कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। जब प्रोसेस होगा तो कोई ना कोई चीज हम कांस्टेंट रख के कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मैंने उसको क्लासिफाई किया है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए सारा प्रोसेस हुआ तो आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए सारा प्रोसेस हुआ, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे ऊपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है, स्टार्ट किया तब भी 1 लग रहा था, एंड किया तब भी 1 लग रहा है, इसका मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहा। तो फिर हम आ गए टाइप ऑफ प्रोसेस में। तो देखो टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस, isothermal process, a process in which the temperature remain constant throughout। मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम है, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, तो चेंज कितना होगा? 0। और dt और डेल्टा t दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यदि किसी ने कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारे घंटी बज जानी चाहिए कि इसका मतलब यहां पे टी कांस्टेंट है, तुरंत घंटी बज जानी चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं। तो हमें ये नहीं देखना कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमें इसके पीछे का सच समझना है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती होगी वो अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, क्योंकि पूरा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो यदि थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है, यदि थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो। ये देखो ऐसे। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जरा देखो बच्चों, यदि मैं ये बात लिख रहा हूं तो सब बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं ये कैसे लिख रहा हूं, जबकि यहां नहीं लिखा है, यहां नहीं लिखा है, तो फिर मैं यहां कैसे लिख रहा हूं? क्योंकि ये लास्ट क्लास में पढ़ाया है, जो लास्ट क्लास में नहीं आए होंगे उनके तोते उड़ गए होंगे। Q और DQ दोनों सेम बात है, दोनों चेंज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में इसकी डिटेल बताई है। तो ये दोनों क्या है, सेम बात है। Q एंड DQ दोनों सेम बात है। क्यों? क्योंकि दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ आर रिप्रेजेंट, कोई भाई रिप्रेजेंट चेंज ऑफ हीट। क्यू भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डीक्यू भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। केमिस्ट्री में कैसे करता है, क्या करता है, कल हमने 20 मिनट इस पे खर्च किए हैं, तो आज हम लोग खर्च नहीं करेंगे। तो ध्यान रखो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये दोनों ही चेंज है। जबकि यहां पर अलग बात है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये चेंज है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये चेंज है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये चेंज है। मगर यहां पे क्या है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये दोनों सेम ही चीज है। जहां क्यू लिखा है वहां आप डीक्यू लिख सकते हो, जहां डीक्यू लिखा है वहां आप क्यू लिख सकते हो। अब ये साइक्लिक प्रोसेस, अब साइक्लिक प्रोसेस की डिफिनीशन ये है, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। और कैसे सेम है ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया, क्योंकि जो आप एग्जाम्पल बुकों में देखते हो वो फर्जी टाइप का है कि ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए और डी से ए आ गए। साइक्लिक का मतलब ये नहीं है घूम के वहीं आना, साइक्लिक का मतलब है स्टेट सेम होना। स्टेट का मतलब डाटा, अब जो भी हो उसका डाटा, जैसे हमारा डाटा ये था, उसका डाटा कुछ भी हो, तो सारा डाटा वही आ गया जो शुरुआत में था। तो हमने कहा कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है क्या नहीं होता है ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, ये लिखा जरूर है मगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। क्यों? क्योंकि ना तो इंटरनल एनर्जी पढ़ाई है ना इंथैल्पी पढ़ाई है, तो जबरदस्ती यहाँ पे हम अभी साइड इस पॉइंट पे नहीं घुसेंगे। ये क्यों जीरो होते हैं ये जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, कॉमन हो जाए, तो उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या क्या बातें की, हमने कहा भाई प्रोसेस क्या होता है, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोसेस, कुछ होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल, होते समय प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक,
होते समय वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक। होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एडियाबैटिक। और जिस जगह से चालू हुए उसी जगह पे वापस आ गए, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो साइक्लिक प्रोसेस। तो टाइप ऑफ प्रोसेस ये है। अब स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, एक हेडिंग ये देखो भी लिखी है, मैंने यहाँ 3 टर्म लिखे थे, कहाँ गया भाई। स्टेट वेरिएबल, ये जो डाटा है, मेरा वेट, मेरी हाइट, मेरी एनर्जी, ये स्टेट है, इनको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। अब भाई वहां हम तो होंगे नहीं, वहां गैस होगी, तो गैस का क्या डाटा होता है, उसका मोल, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, तो स्टेट वेरिएबल ये बोले जाएंगे। अब सिस्टम हम होंगे तो हमारा तो प्रेशर हमेशा ही वन रहेगा, है कि नहीं, तो हमारा वेट, हाइट, ठीक है, एनर्जी, ये सब हमारा स्टेट वेरिएबल रहेगा। तो स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, स्टेट वेरिएबल का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी। तो सिस्टम हमारे पास क्या आने वाला है, गैस, तो गैस का क्या चीज चेक करते हो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, तो ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल बोले जाते हैं। क्योंकि जब कुछ होगा तो इन्हीं में चेंज आएगा, इन्हीं में चेंज आएगा, क्योंकि गैस की कोई हाइट तो होगी नहीं कि नहीं भाई 3 मीटर का गैस है कि नहीं, तो वहां वेरिएबल क्या है, उसका मास है, उसका टेम्परेचर है, उसका प्रेशर है, उसकी एनर्जी है, तो वो स्टेट वेरिएबल बोले जाते हैं। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने ज्ञान अर्जित कर लिया, तो अब जरा एक और बात करते हैं, खतरनाक बात, गौर से सुनिएगा, अब थोड़ा सा समझाता हूं। बच्चों ने कहा सर, आपने कहा कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल रख देंगे, प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबैरिक रख देंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक रख देंगे, मगर वो कुछ होगा कैसे, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, मगर वो कुछ करोगे कैसे, तो करने के तरीके, किसी भी प्रोसेस के करने के तरीके दो होते हैं, एक रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल। मोड्स ऑफ प्रोसेस, मतलब कुछ होगा उसको प्रोसेस कहते हैं, मगर वो होगा कैसे, उसको करोगे कैसे। तो प्रोसेस करने के पूरी दुनिया में 2 ही तरीके हैं, एक का नाम रखा गया है रिवर्सेबल और एक का नाम रखा गया है इरिवर्सेबल। बात समझ पा रहे हो, कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, वो कुछ कैसे करोगे, तो उस कुछ को करने के इन्होंने कहा है 2 तरीके होते हैं, एक को हम रिवर्सेबल कहते हैं, एक को हम इरिवर्सेबल कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अब ये डिस्कस करते हैं। तो अब आप लोग 5-7 मिनट मुझे टाइम दो इस चीज को समझाने के लिए। देखिए, देखो, डिफिनीशन अभी बाद में समझाऊंगा, पहले इसको अपनी तरह से समझा दूं। यार 2 बार फिगर बनाना पड़ेगा, कोई नहीं, बना लेते हैं। आज जो है ना मक्कारी नहीं चल पाएगी, क्योंकि पहले से पीपीटी में कुछ लिखा होता है ना, तो ये फिर भागता है ऊपर की ओर। देखो बच्चों, ये हमारे पास गैस है, ठीक है। अच्छा, पहले इधर पढ़ाते हैं, उधर वाला बाद में पढ़ाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस है, ये गैस है, ठीक है, और ये एक पिस्टन है, इस पर एक्सटर्नल प्रेशर हमने लगा रखा है टी एक्सटर्नल, ठीक है, इस पर एक्सटर्नल प्रेशर इतना लग रहा है। अब ये पिस्टन अभी यहां तक है, अब मैं कर क्या रहा हूं, एक्सपेंशन कर रहा हूं, अब एक्सपेंशन कर रहा हूं तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ऐसे, कहां से गया, यहां से यहां गया, एक्सपेंशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये गैस का प्रेशर है, ये ऊपर से प्रेशर लग रहा है। भाई मान लो कोई बॉटल है, बंद है, मगर ये मूविंग पिस्टन है, तो ऊपर कितना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हमने एक्सटर्नल प्रेशर नाम दे रखा है। नीचे गैस है, पानी नहीं है,
तो गैस अपना प्रेशर जनरेट कर रही होगी, वो गैस का प्रेशर। अब ये ऊपर कब जाएगा? सिंपल सी बात है, यदि ये ऊपर जा रहा है तो गैस का प्रेशर ज्यादा है और एक्सटर्नल प्रेशर कम है। तो इसका मतलब यदि मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं तो गैस का प्रेशर ज्यादा है और एक्सटर्नल प्रेशर कम है, ये ऊपर जा रहा है। क्लियर? अब ऊपर मैंने यहां से यहां तक पहुंचाया, तो अब जरा देखो, एक स्टेट ये है गैस की, एक स्टेट ये है। इस समय इसके कुछ मोल होंगे, कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। इस जगह पे भी कुछ मोल होंगे, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा। अब एक एक करके समझिए। ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताना शुरू करता हूं। ऐसा कोई भी प्रोसेस जो फाइनाइट स्टेप में खत्म हो जाता है उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्लास चालू हुई, अब 1.5-2 घंटे बाद खत्म हो जाएगी, तो फाइनाइट स्टेप में खत्म हुई, फाइनाइट टाइम लगा, तो ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसा कोई भी प्रोसेस जो फाइनाइट स्टेप में फाइनाइट टाइम में खत्म होता है वो इरिवर्सिबल है। अब जैसे दिन है, 12-13 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, रात आ जाएगी, तो फाइनाइट टाइम में खत्म हुआ ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दुनिया में जितने प्रोसेस देखते हो वो सब इरिवर्सिबल है। क्यों? वो सब फाइनाइट टाइम में खत्म होते हैं। तुम देख रहे हो, आज पढ़ा रहा हूं, आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद देखोगे तो पता चला सर्वेसर गायब हो गए, निपट गए। तो फाइनाइट प्रोसेस है, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो फाइनाइट टाइम में खत्म हो रहा है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दिन और रात का होना इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सर्दी, गर्मी, बरसात आना इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट टाइम में खत्म हो रहा है, फाइनाइट स्टेप में खत्म हो रहा है। हमारा पढ़ाना, तुम्हारा पढ़ना, नीट का एग्जाम, ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी 4 महीने बाद आ रहा है, रिवर्सिबल होता तो अच्छा था, बस जिंदगी भर पढ़ते रहो। है ना? हमारे लिए भी अच्छा था, तुम्हारे लिए भी अच्छा था। तो जरा समझो, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? जो फाइनाइट स्टेप में खत्म होते हैं और फाइनाइट टाइम लेते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 दिन, 5 सेकंड, ये। और ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब क्या है? क्योंकि ये खत्म हो रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में तो चल रहे होंगे, तभी तो खत्म हो रहे हैं, है ना? तो ये खत्म हो रहे हैं, इसलिए क्या है? ये सारे प्रोसेस हमारे डायरेक्शनल है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो फाइनाइट टाइम में खत्म होता है। मतलब ये पिस्टन यहां से यहां फाइनाइट टाइम में जाएगा। हो सकता है एक स्टेप में न जाके 2 स्टेप में जाए, 3 स्टेप में जाए। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट स्टेप होता है, फाइनाइट टाइम में खत्म होता है, डायरेक्शनल होता है, और साथ साथ में गौर से देखो, अच्छा ये फाइनाइट टाइम होगा, फाइनाइट टाइम, है ना? डायरेक्शनल होता है। अब देखो जरा, इसका जो पी एक्सटर्नल होता है, गौर सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, इससे न्यूमेरिकल। पी एक्सटर्नल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट होता है। मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है कि टाइम के साथ बार बार चेंज हो रहा हो, वो फिक्स है। गैस का प्रेशर चेंज होता रहेगा, क्योंकि आप जानते हो पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर चेंज होगा। मगर जो बाहर से पेपर प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का कांस्टेंट होता है। तो गौर समझो, इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट टाइम पे खत्म होते हैं, फाइनाइट स्टेप पे खत्म होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और इसका पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, और अभी बताएंगे। अब गौर समझो, ऑल irreversible process, all natural process or example of irreversible process। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब के सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और ये रियल प्रोसेस होता है।
कोई हाइपोथेटिकल प्रोसेस नहीं होता है, ये कैसा प्रोसेस है, रियल प्रोसेस है। तो देखो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या क्या बातें हमें फोकस रखनी है, हमें रखनी है ए प्रोसेस इन विच डायरेक्शन कैन नॉट बी अल्टर्ड, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा, बाई स्मॉल चेंज इन वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये डिफिनीशन पे आपको फोकस नहीं रखना है, इन पॉइंटों पे याद रखना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट स्टेप में खत्म होगा, फाइनाइट टाइम लेगा, डायरेक्शनल होगा, पी एक्सटर्नल इसका कांस्टेंट होगा। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दिन रात आपके समय आता है, सूरज निकलता है डूबता है आपके समय में होता है। ऐसा तो नहीं होता है निकल आया है तो अब पूरी जिंदगी निकला ही पड़ा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। भाई प्रोसेस खत्म भी आपके साथ हो रहा है, प्रोसेस स्टार्ट भी आपके सामने ही हो रहा है, इसी वजह से वो इरिवर्सिबल है। और ये कैसे होते हैं, रियल प्रोसेस होते हैं। अब इधर आ जाओ, दूसरे वाले पे आते हैं। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इनको देखो, यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, ये पी एक्सटर्नल है, ये वही पी गैस है। अब देखिए अभी भी मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, अब जरा देखो बच्चों, ये जो होता है इनफिनाइट स्टेप में खत्म होता है, इनफिनाइट टाइम लेता है। अब जरा यहां से हम पकड़ेंगे क्वेश्चन को, इनफिनाइट स्टेप में खत्म होता है। यार पिस्टन है, ठीक है, गैस का प्रेशर ज्यादा है तो वो ऊपर चला जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो नीचे आ जाएगा, इसमें इनफिनाइट टाइम कैसे लगेगा भाई बताओ, है कि नहीं। तो इनफिनाइट टाइम कब लगेगा, जब डिफरेंस ना के बराबर हो। भाई गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, पिस्टन सट्टे से ऊपर जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो यार 1 घंटे में आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। इनफिनाइट नंबर तो आप जानते हो जिसको कैलकुलेट ना कर सके, इसका मतलब वो हमारे सामने होगा नहीं, क्योंकि हमारी एज तो कैलकुलेटेड है। तो इतना टाइम कैसे लग सकता है, इतना टाइम तभी लग सकता है कि जब दोनों प्रेशर क्या हो, बराबर हो हमेशा। और ऐसा कब होगा, गौर समझना, इनका डिफरेंस टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है कि P एक्सटर्नल वेरिएबल हो। क्यों, यदि पिस्टन ऊपर जाएगा तो इनके बीच में डिफरेंस नहीं आ जाएगा। गौर समझिए, ये तुम कांस्टेंट करके बैठे हो, सपोज करो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू हमने रखी है 12, ठीक, पिस्टन ऊपर गया तो ये 11 आ गया, पिस्टन और ऊपर गया ये 10 आ गया, अब बस रुक जाएगा। ये ऊपर की ओर हमेशा कैसे जाता रहेगा, इसका मतलब इसको भी वेरिएबल रखना पड़ेगा, और दोनों का डिफरेंस ना के बराबर है, जिसकी वजह से पिस्टन हमेशा इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस ना के बराबर है, तो कोई भी किसी भी समय ज्यादा हो सकता है, इनफिनिटिसिमली थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे भी आ सकता है, पिस्टन ऊपर भी आ सकता है, पिस्टन नीचे भी आ सकता है, पिस्टन ऊपर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि मेरे पास 100 रुपए हुए और 100 रुपए से एक भी पैसा ज्यादा हो गया तो मैं अमीर, और 100 रुपए से एक भी पैसा कम हो गया तो मैं गरीब। अब मगर प्रोसेस चल रहा है, अब क्या है, मेरे पास पैसे आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो भाई एक हाथ से आते जा रहे हैं, एक हाथ से जाते जा रहे हैं। तो कभी 2 रुपए आए और उस 2 रुपए को देने में मैंने 1 सेकंड लगा दिया तो मैं अमीर हो गया, और वैसे ही मैंने 2.1 रुपए दे दिए किसी को, सट्टे से मैं फिर गरीब हो गया, फिर आ गए फिर अमीर हो गया, फिर गए फिर गरीब हो गया। तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है, दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल होने की वजह से वो ऐसे इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो ये कैसा है, इनफिनाइट स्टेप लेगा, इनफिनाइट टाइम पे लेगा, और पी एक्सटर्नल इसका क्या है, वेरिएबल।
अब पी एक्सटर्नल वेरिएबल होने की वजह से गौर सुनना, ये नॉन डायरेक्शनल होता है या कह सकते हो इक्विलिब्रियम में होता है। ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम कैसा है। जैसे ट्रेडमिल है, हम ट्रेडमिल में दौड़ रहे हैं, तो हम आगे पैर बढ़ाएंगे तो आगे जाएंगे, पीछे पैर बढ़ाएंगे तो पीछे चले जाएंगे। तो बस इसी तरह का वो है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में है, मगर वो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मान लो इसने ऊपर की डिस्टेंस ज्यादा कर दी तो वो आगे निकल गया, नीचे कर दी पीछे आ गया, फिर आगे कर दी फिर ऊपर चला गया। जैसे वो 0.1 सेंटीमीटर ऊपर गया और पॉइंट, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर नीचे आया तो वो नीचे आ गया। अगले स्टेप में वो 0.3 सेंटीमीटर ऊपर गया तो रिजल्टेंट क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर ऊपर गया। तो वो इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए धीरे 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 होता है। अब आपने एक बवाल काट रखा है कि इन्फिनाइट टाइम लेता है, इन्फिनाइट स्टेप लेता है। हम जिएंगे इन्फिनाइट टाइम? नहीं। आप जियोगे? नहीं। तो हमारे और तुम्हारे सामने खत्म नहीं होगा। ऐसा कोई भी प्रोसेस जो हम लोगों के सामने नहीं खत्म हो रहा है उसको हम इरिवर्सिबल मान लेते हैं, क्योंकि ये बनाया तो ह्यूमन ने है ना, है कि नहीं? ओ सॉरी, रिवर्सिबल मान लेते हैं। तो हमारे सामने प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा। क्यों? हमारा टाइम फाइनाइट है और तुमने कहा ये इनफाइनाइट टाइम पे खत्म होगा। हमारी एज फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये कभी हमारे सामने नहीं खत्म होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ये सिर्फ पेन कॉपी पे मिलेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, ये रियल प्रोसेस नहीं है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, थ्योरेटिकल प्रोसेस है। इसीलिए इनको कहते हैं कि ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। ये पेन कॉपी पे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हम फाइनाइट टाइम पे हैं। जैसे आप सब जानते हैं अर्थ डिके होगा, मगर हमारे तुम्हारे सामने तो नहीं होगा, तो हमारे लिए वो रिवर्सेबल ही है, हमारे सामने होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो जितने भी थ्योरेटिकल प्रोसेस है, तो रिवर्सेबल प्रोसेस एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस एक रियल प्रोसेस है। नॉन डायरेक्शनल होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता है। ये डायरेक्शनल होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है। ये इनफाइनाइट टाइम पे खत्म होता है, ये फाइनाइट टाइम पे खत्म होता है। ये इनफाइनाइट स्टेप लेता है, ये फाइनाइट स्टेप लेता है। पी एक्सटर्नल इसका वेरिएबल होता है, पी इंटरनल सॉरी पी एक्सटर्नल इसका कांस्टेंट होता है। ये काम आएगा क्वेश्चन में, यदि वो कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब यहां इरिवर्सिबल प्रोसेस का हमको फार्मूला फिट करना पड़ेगा। वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर पे हो रहा है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऐसा क्या है कि मैं प्रोसेस वाले को बार बार फोकस मार रहा हूं, क्योंकि ये क्लू की तरह होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, कि मान लो वो प्रोसेस में ये कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन। अब हम तो फंस गए, हम लोग कोई फिजिक्स वाले तो है नहीं कि सिर्फ इरिवर्सिबल कैलकुलेट कर रहे हैं। हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, रिवर्सिबल भी कैलकुलेट करते हैं। तो हम तो रो देंगे कि भैया ये क्वेश्चन बवाली है, गलत है। क्यों? हमें ये तो बताओ कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो वो क्लू की तरह देगा, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो तुम पकड़ लोगे, अच्छा कांस्टेंट है, इरिवर्सिबल। तो ये एक क्लू की तरह आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम दोनों वर्क कैलकुलेट करते हो, फिजिक्स में सिर्फ इरिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट करते हो। रिवर्सिबल आपके सिलेबस में नहीं होता है फिजिक्स में, है ना? सही है ना? हाँ। तो यहां पर हमको दोनों करने हैं, तो इसलिए ये एक क्लू की तरह होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? तो अब जरा देखो, मैंने जितनी बात पढ़ाई है उस पर एक क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताओ। रिवर्सिबल रिवर्सिबल पढ़ाया है तो उस पर एक क्वेश्चन है। इन थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल, सिस्टम एंड सराउंडिंग चेंज ईच अदर, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन, इतना बड़ा पिस्टल लगा है ना, द सराउंडिंग इज ऑलवेज, हमेशा प्रोसेस किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, सिस्टम चेंज इनटू सराउंडिंग इन स्पॉन्टेनियसली। तो देखो जरा, अभी तक मैंने जो जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज भी मार देता हूं, जैसे हम लोग अगली हेडिंग पे जा पाए। हमने कहा
कि भाई प्रोसेस क्या होता है। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोसेस क्या होता है, यदि कुछ हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल बोल दो, प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबैरिक बोल दो, वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक बोल दो, ठीक है। कुछ होते समय हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एडियाबैटिक बोल दो। और यदि स्टेट सेम आ रही है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो साइक्लिक बोल दो। किसी ने कहा ठीक है ये कुछ होगा कैसे, तो हमने कहा दो तरीके से होगा, एक इरिवर्सिबल तरीके से होगा, एक रिवर्सिबल तरीके से होगा। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो इरिवर्सिबल तरीका क्या है, वो फाइनाइट टाइम पे खत्म होता है, फाइनाइट स्टेप लेता है, डायरेक्शनल होता है, पी एक्सटर्नल उसका कांस्टेंट होता है, ये रियल प्रोसेस है, ऑल नेचुरल प्रोसेस इसको फॉलो करते हैं। रिवर्सिबल क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम पे खत्म होता है, इनफाइनाइट स्टेप लेता है, इसीलिए वो हाइपोथेटिकल है, पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है ना, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो मैंने बताया कोई काम बस इन्हीं दो तरीके से हो सकता है, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। तो कुछ होना प्रोसेस है और उसको करने का तरीका रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है। तो बच्चों ने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो मान लेते हैं। अब एक और टर्म आया, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब हम इसको करते हैं। हाँ बेटा, कौसी स्टैटिक प्रोसेस अपने सिलेबस में नहीं होते, फिजिक्स में होते हैं। हाँ, जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, वो फिजिक्स में रहते हैं। जेई में हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा देते हैं, कौसी स्टैटिक पढ़ा देते हैं, क्योंकि जेई में उस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मगर नीट में वो सिलेबस में नहीं होते। अच्छा, अब स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पे आते हैं कि ये क्या चीज है। देखो, स्टेट फंक्शन किसको बोलोगे, पाथ फंक्शन किसको बोलोगे, जरा इस पर दौड़ लगाते हैं। देखिए, स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड ना करती हो, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हो। आपने कौन सा पाथ लिया है उससे उसको कोई मतलब ना हो। तो बच्चों ने कहा यार सर ये लैंग्वेज में तो ठीक लग रहा है, मगर थोड़ा सा कुछ दिखा दोगे या समझा दोगे तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो करते हैं। देखो, ये बॉटल, पिस्टन यहाँ है, गैस यहाँ है। अब इस पिस्टन को यहां से यहां तक लाना है ना, तो वॉल्यूम में चेंज इतना आएगा। अब मैंने क्या किया, पिस्टन को पहले यहां से यहां लाया, ठीक, एक स्टेप हुआ, फिर यहां ले गया, दो हुआ, अब फिर यहां लाया, तीन हुआ। तो ये प्रोसेस कितने स्टेप में हुआ, तीन स्टेप में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां था, सीधा उठा के यहां ले आया, ये प्रोसेस एक स्टेप में हुआ। तो दो अलग अलग पाथ हो गए, है कि नहीं। एक बार तीन स्टेप में किया काम, उसी काम को एक स्टेप में कर, वॉल्यूम में चेंज सेम आएगा कि अलग अलग। तो इसका मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने कैसे किया। आप चाहे जैसे करो, आप 3 महीने में ऊपर लाओ, 1000 स्टेप में कर लो, मगर वॉल्यूम में चेंज तो उतना ही आएगा कि सेम आएगा, सेम आएगा ना, पाथ पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि वो पाथ को फॉलो ही नहीं कर रहा है कि पाथ कौन सा है कि नहीं। जैसे आप लोगों को फीस देनी है, आप एक साथ हमें दे दो, पहले राउंड में ही मान लो आपने सारी फीस एक साथ दे दी या साल भर में दी, पाथ अलग अलग है। एक एक में क्या हुआ, प्रोसेस एक स्टेप में खत्म हुआ और 2-4 सेकंड में खत्म हो गया, और एक में 365 दिन में खत्म हुआ और 4-5 जो भी अपना स्टेप लगते हो, मगर चेंज आपने उतने दिए, हमने उतने लिए, है ना। तो पैसे उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहे पाथ पे, क्यों, आपको उतने देने हमें उतने लेने। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पे नहीं डिपेंड करती है, कहां से चले हो और कहां पे एंड कर रहे हो, बस इस बात पे डिपेंड करती है। यदि इनिशियल और फाइनल सेम है तो उनकी वैल्यू सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि उनका पाथ से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टेट फंक्शन क्या होती है, ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट
अच्छा लिखा भी है, ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे। एनी नंबर ऑफ स्टेप रिजल्ट इज द सेम, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। यदि जहां से चल रहे हैं जहां पे पहुंच रहे हैं, यदि वो कॉमन है तो उनकी वैल्यू कॉमन रहेगी, मतलब सेम रहेगी, उसमें जरा सा भी चेंज नहीं आएगा। आपसे मैं यदि एक क्वेश्चन पूछूं, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं ए से बी, इसकी इंथैल्पी चेंज है 20। अब बताओ बी से ए की इंथैल्पी चेंज कितनी होगी? क्यों? क्योंकि आपने स्टेट कॉमन कर रखे हैं, ए यहां पे है, ये बी है। अब आप बस क्या कर रहे हो, इनिशियल और फाइनल वही है, बस डायरेक्शन चेंज है। अब बी से ए गए तो इनिशियल और फाइनल दोनों की फिक्स है, तो वैल्यू भी फिक्स रहेगी। माइनस और प्लस उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, माइनस और प्लस क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो स्टेट फंक्शन वो वैल्यू होती है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। यदि स्टेट सेम है तो उनकी वैल्यू सेम होगी, यदि स्टेट सेम है तो उनकी वैल्यू सेम होगी, यदि स्टेट सेम नहीं है तो उनकी वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड करती है। अच्छा, पाथ फंक्शन क्या होते हैं? डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ प्रोसेस, डिफरेंट स्टेप रिजल्ट इज डिफरेंट। तो इधर देखो पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन डिपेंड अपॉन पाथ एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ प्रोसेस। ये दोनों पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे भी डिपेंड करेगा, साथ साथ में पाथ पे भी डिपेंड करेगा। पाथ फंक्शन का ये मतलब नहीं होता कि वो पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि वो इनिशियल और फाइनल के साथ साथ पाथ पे भी करेगा। इनिशियल और फाइनल भी वही होना चाहिए, मगर ये पाथ पे भी कर रहा होगा, कि पाथ भी सेम होना चाहिए। यदि पाथ अलग अलग है तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, यदि पाथ अलग अलग है तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, ध्यान रखिएगा। तो पाथ फंक्शन क्या है और स्टेट फंक्शन क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है स्टेट फंक्शन है, जो स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है वो पाथ फंक्शन है, जो स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है वो पाथ फंक्शन है, और जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है वो स्टेट फंक्शन है। अब बात आई सर हम कैसे पहचानेंगे? तो यार इसके मैक्सिमम डाटा एक्सपेरिमेंटल है, तो आप इस चीज को जरूर याद रखें, आपका काम हो जाएगा क्या? देखो, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी एंड डिस्टेंस, ये हमारे पाथ फंक्शन है। वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस, ये हमारे पाथ है। इसके अलावा कोई भी दिखे आप स्टेट फंक्शन छाप दीजिएगा, इसके अलावा कोई भी दिखे आप स्टेट फंक्शन छाप दीजिएगा। तो किसी ने कहा स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता हो, मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पे। पाथ फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता हो। कौन होते हैं पाथ फंक्शन? वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस। वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस, ये पाथ फंक्शन है। इसके अलावा कुछ भी दिखेगा हम स्टेट फंक्शन छाप देंगे, इसके अलावा कुछ भी दिखेगा हम स्टेट फंक्शन छाप देंगे। अब देखो आप, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डेफिनेशन नहीं, ये तो हर बच्चे को लगभग आती है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट फंक्शन कौन है, ये दिमाग में स्टोर रखना। तो पाथ फंक्शन पता है तो अपने आप पता है स्टेट फंक्शन कौन है, क्योंकि स्टेट फंक्शन पर क्वेश्चन आएगा, खूब आता है, अभी मैं खूब कराऊंगा अभी आगे।
आपको इसकी डिफिनीशन पर फोकस नहीं रखना है, इसके विजुअलाइजेशन पे फोकस रखना है कि अच्छा ये स्टेट फंक्शन है, यदि स्टेट सेम है तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि स्टेट पर डिपेंड करता है, तो जब स्टेट नहीं चेंज हुई तो इसकी वैल्यू क्यों चेंज होगी। तो हमने पढ़ तो हम लेते हैं मगर उसका विजुअलाइजेशन पर फोकस नहीं है, सिर्फ पढ़ने पे फोकस है। तो फोकस पढ़ने पे नहीं रखना है, वो तो हर बच्चे को इतने सालों में याद ही हो जाता है कि स्टेट फंक्शन वो स्टेट पे डिपेंड करता है। विजुअलाइजेशन पे फोकस रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब यदि स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप पाथ फंक्शन याद रखो, स्टेट फंक्शन अपने आप डिफाइन है। तो हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस पाथ फंक्शन है। इसके अलावा जो भी दिखेंगे वो सब स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट यदि सेम है तो इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब इस पर हम लोग डिस्कस अब पूरे चैप्टर में ये करेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में हेडिंग आएगी और बताना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन आपके लिए, अब देखो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन सेलेक्ट करना है। दूरबीन लगाओ। वर्क, हीट, तो वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस पाथ है, इसके अलावा स्टेट। तो ये क्या है, ये क्या है, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस पाथ, इसके अलावा जो भी दिखे स्टेट फंक्शन। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया मगर आपका मन नहीं लगा, आपने कहा ऑप्शन वाले कराओ। अब देखो, अब यहां लैंग्वेज में फंसाया गया है, विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इसका मतलब वो पाथ फंक्शन पूछ रहा है। इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो दो ही तो फंक्शन है। तो यदि स्टेट फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या पूछ रहे हो, पाथ फंक्शन पूछ रहे हो। तो वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस, तो ये है। विच वन इज ए स्टेट फंक्शन, वर्क, हीट, है कि नहीं भाई, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस पाथ फंक्शन है, उसके अलावा स्टेट फंक्शन। तो ना तो ये वर्क है, ना हीट है, ना हीट कैपेसिटी है और ना डिस्टेंस है, और ये भी वही है, ना तो ये वर्क है, ना हीट है, ना हीट कैपेसिटी है, ना डिस्टेंस है। तो आंसर क्या है, सी और डी। ये अभी ना करो, इस क्वेश्चन को करना है, उसका रीजन है आपको अभी डेल्टा जी पढ़ाया नहीं है और फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स भी नहीं पढ़ाया है। तो क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा मगर वो फीलिंग नहीं आएगी कि अपने आप तुम बताओ, वो फिर हमें बताना पड़ेगा, है ना। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, इसको नहीं, ये भी रुक जाओ। अच्छा नहीं, ये हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो वर्क क्या है, पाथ फंक्शन, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, change in state is completely defined when the initial and final state are specified, सही बात है। वर्क्स अपीयर एज द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, है ना। ठीक है, कि वर्क और हीट बाउंड्री प्रॉपर्टी है, बाउंड्री पे अपीयर होते हैं, सिस्टम में स्टोर नहीं रहते, इसीलिए क्यू को डी क्यू दोनों सेम बात है, डब्ल्यू और डी डब्ल्यू दोनों सेम बात है। अच्छा, अब वर्क, वर्क क्या होता है इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो ये तो फर्जी लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है इस पे, तो मुझे भी डर लग रहा है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो, वर्क क्या है अब इस पर बात करते हैं। देखिए, यदि वर्क की डिफिनीशन की बात करें तो वर्क की डिफिनीशन हम क्या बताएंगे, वर्क इक्वल टू क्या, वो तो फार्मूला है। वो डिफिनीशन थोड़ी है, मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स,
ये फिजिक्स की है, केमिस्ट्री में डिफिनीशन की जरूरत है नहीं, और डिफिनीशन की जरूरत है तो पी इंटू डीवी के फॉर्म में है। मगर ये फिजिक्स की डिफिनीशन मैंने इसलिए उठाई है, समझाना इजी हो जाता है। मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स, यदि कोई अपोजिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट आप मोशन करा रहे हो, इसका मतलब वर्क कर रहे हो। यदि कोई अपोजिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट यदि आप मोशन करा रहे हो, इसका मतलब वर्क कर रहे हो। तो मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स क्या है? वर्क है। अब प्रॉब्लम ये है, गौर सुनिए, प्रॉब्लम ये है कि जो वर्क हम लोग पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ना नहीं है। हमारे पास कोई ईंटा पत्थर होगा नहीं, हम तो मन की आंखों वाले काम करते हैं, बाबा वाला काम है अपना, जो नहीं दिखता है उसी को पढ़ाते हैं है ना, एटम मालिक्यूल में टहलते हैं। तो यहाँ मन की आंखों की बहुत जरूरत है, ये आंखें बेकार होती हैं केमिस्ट्री में। हाँ, तो केमिस्ट्री में मन की आंखों की जरूरत होगी। तो देखो, फोर्स हमको पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमको पता नहीं, क्योंकि हमें वर्क पढ़ना है पी और वी वाला, पीडीवी वर्क पढ़ना है ना, ना तो इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ना है, W इक्वल टू क्यू इंटू वोल्टेज, वो भी नहीं पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हमें नहीं पढ़ना है ना, हमें फोर्स वाला पढ़ना है। तो जो वर्क पढ़ना है उस फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। देखिए, F इंटू डी एस, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया? भाई आप जानते ही हो, हमसे ज्यादा जानते हो। भाई मैंने तो फिजिक्स बहुत साल पहले पढ़ी थी, अब भूल भी गया हूं अब देखो, ये हमारे पास गैस है, हाँ यार, अब देखना, ये हमारे पास गैस है, क्लियर। अब देखो, हमने कहा कि यार इस पर जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो पी एक्सटर्नल है। हम तो प्रेशर पे खेलेंगे, वॉल्यूम पे खेलेंगे। हमको पता है कि पी इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। तो यार एफ इक्वल टू क्या हो गया? पी इंटू ए, है कि नहीं। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो अब मैंने क्या किया, उसकी जगह ये डाल दिया। अब जब इसकी जगह ये डाल दिया तो जरा देखो, पिस्टन हमारा यहां पे था, अब वो पिस्टन यहां पर पहुंचा, एक्सपेंशन कर रहा हूं। आप लोग सोचोगे कि सर एक्सपेंशन बहुत करते हैं, है ना, उसका रीजन है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेंशन पे आते हैं यार ऐसे ही हंसते रहते हैं बच्चे, देखो यार। तो देखो, ये एक्सपेंशन है, तो कितना एक्सपेंशन है? ds, तो एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम चेंज आ गया। तो इस वजह से हमने इसको डाल दिया वॉल्यूम चेंज। अब ये अपने लायक वर्क बना, अभी भी अपने लायक थोड़ा बना नहीं है, अभी इसको बनाऊंगा। यहां तक ठीक है, यहां तक तो कोई टेंशन होगी नहीं। अब गौर से देखो, अब वर्क के जो साइन कन्वेंशन है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग है। हम सिस्टम की बात करते हैं, हमें सिर्फ सिस्टम पता होता है। वो कहते हैं कि काम तो सराउंडिंग कर रहा है सिस्टम पे, तो वो सराउंडिंग पर फोकस रखते हैं, इसलिए साइन अपोजिट आते हैं। तो हमें वो साइन चाहिए जो सिर्फ केमिस्ट्री वाले हो। तो गौर से देखिएगा, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो आप पूरी केमिस्ट्री में ये फार्मूला यूज करोगे, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और हम सिर्फ पीवी वर्क कैलकुलेट करेंगे, ना इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और ना ये फोर्स वाला करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकाला है। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैलकुलेट करोगे, इसका मतलब वहां पर भी गैस ही होगा, है कि नहीं। पत्थर पे कोई प्रेशर तो लगाओगे नहीं, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम भी गैस ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो अब आप हमेशा ये फार्मूला यूज करोगे, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी विद साइन। ध्यान रखना, ऑप्शन में साइन का ही लोचा देगा, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। आपका जो साइन इससे निकलेगा वही साइन सही होगा, ध्यान रखिएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, आप बस लगाते जाओ, जो आ रहा है सब सही आ रहा है, गलत कभी कुछ नहीं आएगा। तो देखो, W इक्वल टू आया माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो ये P कौन सा है? एक्सटर्नल प्रेशर है। डीवी क्या है? वॉल्यूम चेंज। अब इसको मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, मैंने बताया
कि W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, डीवी का मतलब क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है कि नहीं। तो ये बात हमारी आ गई। अब इस पर देखो एक एक करके वर्क के पॉइंट, ये तो मैंने पढ़ाया मगर इसमें से सब तुम जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट समझो जरा इसके। पहला पॉइंट, वर्क का फार्मूला ये है, पी एक्सटर्नल डीवी, डीवी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पहला पॉइंट ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट समझना, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। वर्क क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, बाउंड्री प्रॉपर्टी, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। ये बाउंड्री प्रॉपर्टी है कि हाँ भाई वर्क जो होगा वो बाउंड्री प्रॉपर्टी होगा, ना तो इंटेंसिव होगा ना एक्सटेंसिव होगा, है ना। वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस पाथ फंक्शन है, इसलिए ये पाथ फंक्शन होगा। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। यदि कहीं पे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन को ही साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, वर्क डन बाय गैस। भाई एक्सपेंशन कब होगा, जब पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन को ऊपर कौन ले जाएगा, तो जो ले जा रहा है वही तो वर्क कर रहा है। तो वर्क डन बाय द गैस, गैस वर्क कर रही है ना। पिस्टन को कौन ऊपर ले जा रहा है, गैस। तो काम कौन कर रहा है, गैस। तो वर्क डन बाय द गैस बोलो या एक्सपेंशन बोलो, अब दोनों का साइन कैसा आना है। तो यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो सबको पता है वी फाइनल बड़ा होगा वी इनिशियल से, है कि नहीं। वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये प्लस है, ये माइनस में है और ये बड़ा है, तो यहां प्लस वैल्यू, और प्रेशर तो हमेशा ही प्लस होगा। भाई प्रेशर होगा या प्रेशर नहीं होगा। तो वर्क का साइन कैसा आ रहा है, निगेटिव। वर्क डन बाय द गैस निगेटिव होगा, ठीक है। और साथ साथ में या कहा जाए एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव होगा। जरूरी नहीं कि तुम क्वेश्चन करने कूद जाओ, तुम्हें लग रहा है ऊपर एक्सपेंशन है तो पहले वो आंसर तो हटा ही दो जिसमें प्लस साइन लगा है। भाई जब एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क की वैल्यू निगेटिव निकलेगी, तो पहले तुक्के मार के तो कम करें, प्रोबेबिलिटी तो बढ़ाएं। तो वो ऑप्शन तो काट ही दो जिसमें प्लस लगा है। अब माइनस वाले पे बात कर लेंगे कि हाँ भाई कौन सा सही है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करने कूद गए, हो सकता है इतने से आंसर निकला है तो हमारा टाइम सेव होगा, मांगे यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय द गैस या एक्सपेंशन का वर्क का साइन कैसा आया, निगेटिव। अब किसी ने कहा नहीं यार हम तो कंप्रेशन करेंगे। अब इसका मतलब क्या कर रहे हो, पिस्टन नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो कौन कर रहा है वर्क, गैस कर रही होती तो पिस्टन ऊपर जाता है, तो इसका मतलब ऊपर वाला काम कर रहा है। तो वर्क डन ऑन द गैस, है ना, गैस मतलब सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब इसका साइन कैसा हुआ, तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो फाइनल कम है इनिशियल ज्यादा है, तो वर्क का साइन कैसा आया, पॉजिटिव आया। ये वैल्यू आएगी निगेटिव क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये निगेटिव आया और निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। हाँ हाँ, सिस्टम, हम कहते हैं सिस्टम को इतना वर्क मिला, सिस्टम ने इतना वर्क किया, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं है अपना। देखो ये क्या कह रहा है, सिस्टम ने इतना काम किया, ये क्या कह रहा है, सिस्टम को इतना वर्क मिला। हमारे स्टेटमेंट सिस्टम के होते हैं, हम सिस्टम की सिर्फ बात करते हैं। दोनों बातें सिस्टम के बारे में बोली, सराउंडिंग के लिए नहीं बोला। सिस्टम को इतना काम मिला, सिस्टम ने इतना काम किया, सराउंडिंग का हम बोलते ही नहीं है, है ना। तो ये बात है। अब आगे आओ, अभी खत्म नहीं है, वर्क के हमारे पॉइंट हैं अभी बहुत सारे। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, ठीक है। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन,
फ्री एक्सपेंशन। देखो, जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है मतलब पिस्टन सरसर ऊपर जा रहा है, तो भाई पिस्टन ऊपर ऐसे कैसे चला जाएगा? बाहर तो गैस है, वो उसको रोकेगी। अपने आप कैसे एक्सपेंशन हो जाएगा? मतलब अपने आप पिस्टन ऊपर भागता चला जा रहा है। एक ही पॉसिबिलिटी हो, बाहर गैस ना हो, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, और एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन की वैल्यू जीरो आएगी। तो यदि वो कह रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्री एक्सपेंशन, तो बस जीरो। डाटा वो पूरा देगा जैसे हम फंसा सके। वो कहेगा कि भाई देखो, गैस का वैल्यूम 10 लीटर है, ठीक है, और फाइनल वैल्यूम 20 लीटर है, और प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। अब गैस का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर लिख रहा है। अब वो कह रहा है वर्क डन अगेंस्ट फ्री एक्सपेंशन निकालो, या वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन निकालो। तो बच्चे को प्रेशर दिया, वैल्यूम दिया, तो फार्मूला चिपका देता है। भाई जब फ्री एक्सपेंशन कह रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, वर्क जीरो होगा। अपने आप पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, कोई रोकने वाला है ही नहीं पिस्टन को। और जब पिस्टन को कोई रोकने वाला नहीं, तो हमें ताकत क्यों लगानी पड़ेगी? डिफिनीशन क्या थी? मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, तो हमें वर्क क्यों करना पड़ेगा? अपने आप मोशन होगा। तो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन क्या हुआ? जीरो। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। अब यदि कहीं वैक्यूम है तो क्या होगा? वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि गैस हटा लेना। अब जब गैस हटा लोगे तो गैस का प्रेशर भी तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क भी जीरो हो गया। तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कह रहा है या फ्री एक्सपेंशन कह रहा है, इन दोनों केसों में वर्क जीरो होता है। वर्क डन फ्री एक्सपेंशन कह रहा है तो जीरो हुआ, ठीक है। अगेंस्ट वैक्यूम कह रहा है तो जीरो, क्योंकि अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब क्या है? बाहर क्या है? बाहर हमारे पास कोई प्रेशर ही नहीं है, गैस ही नहीं है। गैस नहीं है तो प्रेशर नहीं है, और प्रेशर नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो वर्क जीरो आएगा। अभी दोनों कंडीशन में मैंने क्या किया है? प्रेशर को जीरो किया है। तो कोई बच्चा कह सकता है सर वॉल्यूम को भी तो जीरो कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं? तो फार्मूला तो डेल्टा डीवी है। किधर चला गया ये? तो यदि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो यार डीवी की वैल्यू जीरो होगी, तो वर्क जीरो हो गया, है कि नहीं? क्योंकि चेंज इन वैल्यूम हो ही नहीं रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते थे? ऐसे प्रोसेस जिसमें वैल्यूम कांस्टेंट होता था। तो वर्क है पी इंटू डीवी, तो या तो पी जीरो कर लो या डीवी जीरो कर लो। तो मैंने दो केस में पी जीरो किया, एक केस में डीवी जीरो किया, तो तीन तरह से वर्क जीरो होगा। कोई प्रोसेस आइसोकोरिक है तो चिपका दो जीरो, फ्री एक्सपेंशन है तो चिपका दो जीरो, अगेंस्ट द वैक्यूम है तो चिपका दो जीरो। वर्क डन कितना आ रहा है? हमारा जीरो आ रहा है। और ये फार्मूला यूनिवर्सल है, चाहे जहां लगाओ, बेसिक फार्मूला है। आपका जहां मन करे वहां पे आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। अब एक जगह और फंसोगे तुम। एक जगह कहां फंसोगे? यूनिट में। यूनिट में क्यों फंसोगे? फार्मूला बनाया है तुमने प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, तो यूनिट भी क्या आएगी? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में आएगी। प्रेशर हो गया मान लो एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम हो गया लीटर। अब यार आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, हम तो नहीं पढ़ाते हैं। फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि एनर्जी का एक टाइप है, तो बार बार उसका ऑप्शन होगा जूल, किलो जूल, कैलोरी। हम निकाल के आ रहे हैं पी इंटू डीवी वाले फार्मूले से, एफ इंटू डी एस से तो निकाल नहीं रहे। तो हमारी यूनिट बार बार आएगी एटमॉस्फेयर लीटर। तो बार बार हमें यूनिट का कन्वर्जन देखना पड़ेगा, फंसेगा। तो इसलिए यूनिट कन्वर्जन भी हमें अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए बताओ, एक एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू कितने जूल के? लगभग 101 होता है, 101.3। अच्छा एक बार होगा तो अच्छा एक वो हुआ क्या?
पास्कल में तो नहीं देता, कैलोरी में। है ना? तो ये 3 डाटा भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारा भाई प्रेशर क्या बनेगा, एटमॉस्फेयर या बार। तो जब वो एटमॉस्फेयर या बार में ले जाएगा तो हमें ऑप्शन दिया होगा या तो जूल में या कैलोरी में। तो जूल बनाना आ गया, कैलोरी और जूल के बीच में भी रिलेशन आ गया, तो हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है। तो वर्क क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क क्या है, मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स। ठीक है, फिर मैंने बताया वर्क पाथ फंक्शन है, फिर मैंने आपको बताया कि वर्क बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव। फिर मैंने बताया कि यदि वर्क डन बाय द गैस है या एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव आएगा, वर्क डन ऑन द गैस है या कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव आएगा। फ्री एक्सपेंशन है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। अगेंस्ट वैक्यूम है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क जीरो है। और यदि कोई प्रोसेस आइसोकोरिक है, इसका मतलब डीवी जीरो है, क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब होता है प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हुआ है इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो डीवी इक्वल टू जीरो तो वर्क इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वर्क के बारे में हम लोगों ने डिटेल दे दी कि हाँ भाई वर्क क्या होता है। अब तुम्हारा मन कर रहा है क्वेश्चन करने का तो कर लो। कितना आएगा? अब देखो भाई ने सारी चीजें दे रखी हैं। 5 मोल आइडियल गैस, 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम टू डबल द वॉल्यूम। V1 भी दिया है, V2 भी दिया है। द वर्क डन इज, तो यार सब कुछ दे दिया है, प्रेशर भी दिया है, V फाइनल भी दिया है, V इनिशियल भी दिया है ना? मगर कहां कह रहा है, अगेंस्ट द वैक्यूम कह रहा है। अगेंस्ट द वैक्यूम कह रहा है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि P एक्सटर्नल क्या है, जीरो। ये देखो P एक्सटर्नल क्या है, जीरो, तो हम लोगों ने इसको जीरो चिपका दिया। बात समझ पा रहे हो सब लोग? अच्छा, अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे मगर तब तक फर्स्ट लॉ नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। तो फर्स्ट लॉ पर पहुंचने के लिए अब बात करते हैं हीट की, कि भाई हीट क्या होती है। हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो हीट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया, लास्ट क्लास में मैंने ये बात पढ़ाई थी कि जो एनर्जी है, ओए भाई क्या रहता फैला है क्या? अच्छा नहीं आ गया, चलो। अब देखो जो एनर्जी है, वो पीछे वाला उड़ तो नहीं गया? नहीं नहीं है। देखो सिस्टम और सराउंडिंग, मैंने कल बताया था हीट क्या है। हीट को अपना एनर्जी, एनर्जी को घमंड होता है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को वर्क या हीट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही सिस्टम की बाउंड्री से निकलता है तो या तो वो अपने को वर्क में कन्वर्ट करता है या वो हीट में कन्वर्ट करता है या दोनों में करता है। और ये दोनों भाई अपना दौड़ लगाते हैं, ऐसे करते हैं, और फिर सराउंडिंग को मिलते हैं, पहुंचे और कन्वर्ट हो गए एनर्जी में। ये भी पहुंचा और कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। अब प्रॉब्लम ये है कि कब हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसकी क्या कोई कंडीशन है कि ऐसे ही कर सकता है? तो जरा देखो, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ऐसा नहीं कि वर्क के फॉर्म में नहीं कर सकती, वर्क के फॉर्म में तो कर सकती है मगर हीट के फॉर्म में जरूर करेगी। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब सेम टेम्परेचर नहीं है, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में
ट्रेवल करेगी। मतलब यहां से यहां तक एनर्जी जानी है तो वो अपने को हीट में कन्वर्ट करेगा, हीट दौड़ लगाएगी और फिर जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी सराउंडिंग के पास जाके। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी कब दौड़ लगाती है? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो। और कब तक दौड़ लगाएगी? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें पता ही है। कब तक दौड़ लगाएगी? जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए, है कि नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज ना हो जाए। तो जरा देखो हीट क्या होती है। तो हीट क्या है? हीट एनर्जी का वो ट्रांसफर फॉर्म है जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम पर हीट किसके फॉर्म में, एनर्जी किसके फॉर्म में आएगी? हीट के फॉर्म में। अब इसको लिखते कैसे हैं जरा ये देखो। द एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग ए चेंज in its state by virtue of a difference in temperature between the system and its surrounding. Flow वो तो जानते ही हो, flow from a high point of higher to point of lower temperature. डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन इसकी होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो जरा देखो हम लोगों ने क्या बातें की। हमने कहा कि जब सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब एनर्जी हीट के फॉर्म में फ्लो करेगी। किधर से किधर फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी। इतनी बात हम लोगों ने बताई। अब इस बात के थोड़ा पॉइंटर नोट कर लेता हूं कि इसके पॉइंटर क्या है, मतलब कौन कौन से पॉइंट होंगे जो हमें ध्यान रखने चाहिए हीट के बारे में। जैसे वर्क के पॉइंट एक जगह पे आए कि भाई इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है, उसी तरह हीट की कौन सी बात याद रखनी है। तो ये बात तो वैसे आप फिजिक्स में पहले ही पढ़ चुके हो कि हीट के फॉर्म में एनर्जी तब फ्लो करेगी जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, है ना। अब हम लोग आते हैं इसके पॉइंट पे, तो जरा समझो। एनर्जी फ्लो इन टर्म ऑफ हीट कब? जब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बराबर नहीं है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन जो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगी, ठीक है ना। अच्छा अगला पॉइंट, अब हीट की और बातें। हीट क्या है? पाथ फंक्शन। इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? तो ये क्या है? बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अच्छा अब और समझो, यदि इंसुलेटर वॉल है, इंसुलेटर वॉल है तो हीट की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये सारे पॉइंट लिख रहा हूं क्योंकि यही सब वहां पे क्वेश्चन में देखो फार्मूले के साथ साथ पॉइंट काम करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में। बच्चे फार्मूले तो रट लेते हैं मगर वो पॉइंट छोटे छोटे भूल जाते हैं कि इंसुलेटर कह रहा है इसका मतलब Q0, एडियाबैटिक प्रेशर कह रहा है इसका मतलब Q0। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ये हमें दिमाग में बैठाने हैं। तो यदि कहीं पर वॉल कैसी है, इंसुलेटर है, तो Q की वैल्यू 0। एक पॉइंट और जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, Q एंड DQ दोनों ही सेम बात है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार लिखने के पीछे यही है कि भूल ना जाओ, फिजिक्स मत लगा देना, इसलिए मैं बार बार जहां आता है वहां लिख देता हूं। अब देखो यदि कोई प्रोसेस एडियाबैटिक है तो बताओ Q की वैल्यू क्या होगी? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है कि नहीं? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? जब हीट का एक्सचेंज ना हो रहा हो, और यदि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू हम 0 डालेंगे। अब जरा देखिए
अगला पॉइंट जो आपके काफी काम का है, क्वेश्चनों में यूज होगा, ये देखो सिस्टम है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है T1 केल्विन, ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर है T2 केल्विन। अब मैंने कहा T2 केल्विन टेम्परेचर जो है वो बड़ा है T1 केल्विन से, इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो सिस्टम क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्यों, सराउंडिंग का ज्यादा है, तो ज्यादा वाला कम वाले को हीट देता है, तो हीट की डायरेक्शन क्या है, ये, तो इसको क्या मिला, Q, है कि नहीं। तो जरा बताओ सिस्टम की हीट कैसी आएगी, पॉजिटिव, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो सिस्टम की हीट कैसी लिखोगे, पॉजिटिव, क्योंकि एब्जॉर्ब कौन कर रहा होता है, सिस्टम। सराउंडिंग की क्या लिखोगे, नेगेटिव, क्योंकि साइन का बड़ा लोचा होगा, तो यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो सिस्टम की हीट का साइन पॉजिटिव आएगा, और मैंने कहा था दुनिया में दो ही लोग हैं, यदि ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो दे कौन रहा होगा, सराउंडिंग, तो सराउंडिंग माइनस आ जाएगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट समझो। अब ये हमारा सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 केल्विन, ये हमारा सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर T2 केल्विन। अब मैंने कहा है T1 बड़ा है और T2 छोटा है, तो अब सिस्टम से हीट रिलीज हो रही होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगी, अब हाई टेम्परेचर इसका है, तो हीट ऑफ सिस्टम क्या है, निगेटिव, मतलब हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, और सराउंडिंग की हीट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, ये देखो। तो आपको हीट के साइन पे फोकस रखना पड़ेगा कि हीट का साइन कैसा करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चनों में इसकी खूब जरूरत पड़ेगी, साइन सेम होंगे, सही से लगे होंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, मगर यदि साइन ऊपर नीचे हुए तो टेंशन हो जाएगी, आंसर मिलेगा नहीं। तो मैंने आपको बताया कि हीट क्या है, एनर्जी हीट के टर्म में तब फ्लो करती है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, किधर से किधर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है। पाथ फंक्शन होता है, बाउंड्री प्रॉपर्टी होती है, यदि किसी कंटेनर की वॉल इंसुलेटर है इसका मतलब हीट की वैल्यू जीरो है, यदि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है इसका मतलब हीट की वैल्यू जीरो है। क्यू और डी क्यू दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, इसलिए दोनों ही सेम बात है। और यदि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम की हीट पॉजिटिव, सराउंडिंग की निगेटिव, यदि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सिस्टम की निगेटिव, सराउंडिंग की पॉजिटिव। इतनी बात हम लोगों ने की, ये हम लोगों ने चर्चा की हीट पर। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को देखो ये मिलेंगे, मगर उससे पहले ये पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जब फर्स्ट लॉ के पे आएंगे तो तीन हेडिंग एक साथ चल रही हैं। आप जानते हैं फर्स्ट लॉ है डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब वहां डब्ल्यू भी यूज होगा, वहां क्यू भी यूज होगा, वहां डी यू भी यूज होगा, तो यदि तीनों को हम पहले से डिफाइन करके नहीं रखेंगे तो वहां परेशान होंगे, तो इसलिए एक एक करके तीनों को पहले अलग से डिफाइन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपके लिए, इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जरा इसको गौर से समझिए सारे बच्चे कि क्या होती है इंटरनल एनर्जी। कोई सिस्टम है तो उसके पास बहुत तरह की एनर्जी है कि नहीं, जैसे गैस है काइनेटिक एनर्जी है ना, रोटेशन भी करता है मॉलिक्यूल तो रोटेशनल एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, जाने कितनी तरह की एनर्जी है, उसमें से कुछ की वैल्यू होगी, कुछ जीरो भी होंगी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी गैस के लिए जीरो हो गई, मगर है तो एनर्जी, बात अलग है कि उसकी वैल्यू जीरो है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम में जितनी भी तरह की एनर्जी होती है उनका सम इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। सिस्टम के पास जितनी भी तरह की पॉसिबल एनर्जी है उनका सम इंटरनल एनर्जी, उसमें से कुछ की वैल्यू जीरो, कुछ की वैल्यू होगी, क्यों, सिस्टम अलग अलग तो वैल्यू अलग लगाएंगे। अब मान लो सिस्टम गैस ना होके, ठीक है, हमारा कोई पत्थर अत्थर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की सभी तरह की एनर्जी का सम,
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ भी लिखते जाओ, मतलब जितनी भी होती हैं उन्हीं में से कुछ। हाँ, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस सो ऑन, ऐसे। इन सब का सम क्या है? इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से या फिर कैपिटल ई से, कैपिटल यू या कैपिटल ई से, ठीक है, हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, मगर कई बार बुकों में क्वेश्चन देते समय ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट समझो, समझते जाइए। इंटरनल एनर्जी क्या है? सभी तरह की एनर्जी का सम, सिस्टम में जितनी भी तरह की एनर्जी है उन सब का सम इंटरनल एनर्जी है। तो U इक्वल टू है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सम ऐसे। रिप्रेजेंट किससे करोगे? U से और E से। अब गौर समझिए, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी काउंटेबल नहीं है, नॉट काउंटेबल। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हो। मतलब U की वैल्यू हम कभी नहीं निकाल रहे होंगे, U कभी नहीं निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू हम कभी काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि काउंटेबल नहीं है। किसी ने कहा क्यों? क्योंकि इतनी सारी एनर्जी का सम है, सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ कहाँ बताते हैं केमिस्ट्री में? वो तो भाई फिजिक्स वाले करते हैं, ऊपर से सारी एनर्जी की थोड़ी करेंगे, है कि नहीं? अब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट में इसीलिए रखता हूँ, वैसे पास आउट में तो पहले भी रख सकते हो, क्योंकि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो आधी फिजिक्स चल रही होगी। अब पता चला वहां वेक्टर चल रहा है, हम फिजिक्स में 1D मोशन नहीं 3D मोशन पढ़ा रहे हैं, और फिर थर्मो वो भी पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। भाई पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, 12th का पहला चैप्टर है, 11th में है ही नहीं, ठीक है। फिर एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, दोनों फोर्स लग रहे होंगे। तो उस पता चला जो चीजें लग रही हैं वो बच्चा जानता ही नहीं, उनके नाम भी नहीं सुने, तो बच्चा बेचारा परेशान होने लगता है। भाई टीचर चलो आता है, उसने तो पढ़ा दिया, बात पढ़ाना थोड़ी ना है, बात ये है कि वो सामने वाला बच्चा पेपर देने जाएगा तो उसको अच्छे से समझ में आए और वो बेचारा समझ पाए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को इसीलिए मोस्टली बाद में रखते हैं, तब तक क्या है फिजिक्स में बच्चा पढ़ लेता है, तो कुछ नहीं जानता तो टर्म तो जानता है कम से कम, इतना तो नहीं होगा कि हाँ ये क्या बात बता रहे हैं। और केमिस्ट्री वाला ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो फिजिक्स के टर्म छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके चल देता है, तो बच्चे को हो गई मुसीबत। तो वो 11th में टॉपिक ही नहीं होना चाहिए, वो 12th में ही होना चाहिए। अच्छा देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब जब भी हम काउंट कर रहे होंगे, क्या काउंट कर रहे होंगे? चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी काउंटेबल है, जैसे वोल्टेज में करते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज काउंटेबल। हम चेंज काउंट कर रहे होंगे, मतलब डी को काउंट कर सकते हैं मगर यू को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी काउंटेबल है, आप उसको काउंट कर सकते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे कभी भी। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो वाला पॉइंट जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। गौर सुनिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये हल्का पॉइंट मत समझना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन में मैं यही पॉइंट लगा रहा हूं, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मतलब यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है
तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो चेंज कितना, जीरो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये देखो, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं, सिर्फ आइडियल गैस के लिए। और जितना भी तुम्हारे पास गैस आएगा सब आइडियल ही होगा। तो आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है आइडियल गैस के लिए। इसका मतलब यदि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो डी की वैल्यू हर जगह जीरो डाल देनी है, और निकालेंगे हम डी ही, क्योंकि ये काउंटेबल ही नहीं है तो निकालेंगे क्यों। तो इसका मतलब जब भी कुछ कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे, हम डी ही निकाल रहे होंगे। अब ये बात 10 तरह से लिखी जाती है, इस बात को लिखने के तरीके अब सिखाता हूं। इस पॉइंट को देखना, अभी तो मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब जरा मुझे ये बताना, आइसोथर्मल प्रोसेस का डी कितना होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का डी हमेशा जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का डी हमेशा जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो चेंज जीरो, है ना। तो एक बात आ गई कि यार आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। अच्छा, अब इस चीज को देखो कैसे लिखते हैं, देखिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वैल्यू। बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यूम पे, एट कांस्टेंट प्रेस, सॉरी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप क्या कह रहे हो, आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कितना चेंज आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो। तो कभी कभी ऑप्शन ऐसा दे देते हैं, इनमें से कौन सा रिलेशन आइडियल गैस के लिए सही है, मैथमेटिकल फॉर्म। हमने ये लैंग्वेज फॉर्म लिखा, अब भाई क्या करता है, लैंग्वेज फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये मैथ्स के फॉर्म में लिख दिया कि जब प्रेशर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में क्यों चेंज आएगा, है कि नहीं। तो कभी ऐसा ऑप्शन देगा, कभी ऐसे दे देगा। अब बच्चे को लगता है ये क्या बवाल है, ऐसा तो कुछ सर पढ़ाते नहीं है। वॉल्यूम चेंज करने पे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है ना। अब देखो, अब बताओ, टेम्परेचर चेंज करने पे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, तो ये जीरो थोड़ी होगा। टेम्परेचर चेंज करने पे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट वैल्यू। टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ये बात समझ पाए मैथमेटिकल कैसे लिखी गई है। तो कभी कभी ऑप्शन इस तरह से बना देगा वो। अब देखिए, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोई स्टेट फंक्शन है, ये बहुत बड़ा फार्मूला है, ये बहुत बड़ा रूल है, हम इसको हल्के में लेते हैं, अच्छा स्टेट फंक्शन है निकलो, मगर ये बहुत बड़ा काम है, ये हर जगह यूज हो रहा होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। किसी ने कहा सर कैसे, हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन, उसके अलावा स्टेट फंक्शन। तो ये स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब यदि स्टेट चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। अब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं चेंज होगी, या स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी सेम रहेगी। भाई स्टेट चेंज होंगी तब चेंज होगा, सेम स्टेट है तो वैल्यू भी सेम रहेगी। तो अब जरा बताओ, साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा।
साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? सेम स्टेट है। तो जब स्टेट ही नहीं चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होगी? है कि नहीं? आप तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हो ना। इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, मगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों सेम स्टेट है। तो जब स्टेट में चेंज नहीं तो स्टेट फंक्शन में भी चेंज नहीं आएगा। इसी वजह से गौर से देखिए, मैंने आपको वहां पे मना कर दिया था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। किधर चला गया वो? किसी दूसरे बैच में मना करके आया हूं क्या? नहीं, इसी बैच में। ये देखो, डेल्टा इक्वल टू जीरो। इसको मैंने कहा था कि यार नहीं पढ़ाऊं, मुझे लगा शायद उस बैच में पढ़ा दिया हो, यहाँ पे ना हो। क्वेश्चन था क्या? अरे ये भी तो है ना। अच्छा, ये वाला? अरे इसमें तो अभी टाइम है, इसमें थोड़ा देर से बताएंगे। अब वापस आते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस का डी क्या होगा? जीरो। क्यों? इनिशियल और फाइनल सेम है। तो जब इनिशियल और फाइनल सेम है तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो जरा देखो इसके पॉइंटर, हाँ बस अब खत्म ही है। इसके पॉइंटर बच्चे डिफिनीशन पे फोकस करते हैं, नहीं यार उससे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, यहां से बनता है। एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, ऑलवेज चेंज काउंटेबल है। दूसरा, जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, बहुत यूज होगा। और अगला कि ये स्टेट फंक्शन है। अब ये यूज कैसे होगा? देखिए, हाँ आज अब बस इतना ही पढ़ाऊंगा। बस एक क्वेश्चन करा दूं, बहुत तेजी से आ रहा है, भूल जाएंगे। देखो अब, देखो यार तुम लोगों की तरह यंग तो है नहीं, भूल जाऊंगा, याददाश्त कमजोर है। देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्लियर? हम्म। अब देखो जरा बच्चों, आपको क्या क्या बताना है। वर्क ए बी, ठीक है, ए और बी। इस जगह पे वर्क, ध्यान दीजिए, इस जगह पे वर्क डब्ल्यू ए क्यू, और इस जगह पे अब मुझे आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। बताओ। एक प्रोसेस हुआ है ए से बी। अब ए से बी जब प्रोसेस हुआ तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वैल्यूम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्राफ इधर उधर भाग रहा है। इधर प्रेशर है, इधर वैल्यूम, इसका मतलब दोनों ही चेंज हो रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो पूरे प्रोसेस में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो। तो इसका मतलब इस जगह की इंटरनल एनर्जी और इस जगह की इंटरनल एनर्जी सेम ही रहेगी, है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो ऐसा कैसे लिख रहा हूं? भाई तुमने कहा कि ये सारा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है, तो जब सारा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है तो इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर तुमने चेंज नहीं किया है, तो जब तुम टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू बराबर है। तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू बराबर है कि नहीं? हाँ एक और करा देते हैं। कितना टाइम हो गया आज?
इसमें तो अभी 2:30 बज रहा है। बस एक और कर लो, बड़ी मुश्किल में आया। हाँ, वो तो क्वेश्चन बनाया गया, फिजिक्स में होता है ना, केमिस्ट्री में नहीं होता है। एक दूरबीन किधर है? हाँ भाई बताओ। ए से बी गए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है ये। अब बी से ए आए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया ये। अब इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन। तो भाई स्टेट तो सेम ही है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। ए से बी गए, बी से ए आए, तो स्टेट सेम है तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन अपोजिट रहेंगे। तो इनका सम क्या हो जाएगा? 0। समझ पा रहे हो सब लोग? एक और कर लो यार। अरे बस, कोश इतनी मुश्किल में लिख के लाए, कर लो कर लो, एक कर लो। अच्छा ये मत करो, ये मत करो, ये फर्स्ट ला का है, बस यहीं तक ठीक है, यहीं तक करो, बाकी नेक्स्ट क्लास है। सब लोग इसको रिवाइज करके आइएगा आज और कल का। कल बहुत सारे आपको क्वेश्चन करने होंगे क्योंकि फर्स्ट ला पढ़ाएंगे और क्वेश्चन कराएंगे, तीनों हेडिंग हो गई हैं, तो कल हम लोगों को क्वेश्चन भी बहुत कर रहे हैं।